राजीव और करण दोनों अपना काम पूरा करके बस वापस लौट आए। पर आज उन दोनों को ही उनका खुद का कमरा काटने को दौड़ रहा था। कुछ सोच के राजीव जैसे ही अपने रूम के दरवाजे को खोलकर बाहर की ओर निकलता है, अंदर की ओर आते हुए करण से टकरा जाता है। ओ तेरी, क्या कर रहा है यार? मैं तो तेरे पास आ रहा था, करण ने कहा। और मैं तेरे पास? राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका मतलब तेरा भी मन नहीं लग रहा था ना? करण ने राजीव से कहा और फिर वो दोनों अंदर राजीव के रूम में चले गए। करण ने राजीव से पूछा कि यार, ये प्यार भी ना बड़ी अजीब चीज़ होती है। कल पूजा से मिलने से पहले तक मेरी ज़िंदगी में कितना चैन था, सुकून था, और आज बस एक रात में ही मेरी पूरी दुनिया बदल गई यार। तेरी ज़िंदगी कल से बदली है, मेरी ज़िंदगी तो 2 साल पहले ही बदल चुकी थी, राजीव ने कहीं दूर खोते हुए कहा। मतलब? मैं सपना से 2 साल पहले मिला था, उसके घर पर। अबे तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला बे। कल तो सपना को देखकर ऐसे शॉक्ड हो रहा था जैसे उसे पहली बार मिला हो। पर प्यार का इजहार तो कल ही हुआ था, राजीव ने कहा। मतलब ये कि 2 साल पहले जब मैं उससे मिला था तो सिर्फ मुझे उससे प्यार हुआ था, पर वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। लेकिन वो तो तेरी दी की ननद थी ना, फिर भी। तभी तो मुझे उससे प्यार हुआ था। वो औरों की जैसी नहीं थी, उसे मेरी पर्सनालिटी या मेरे लुक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो सिर्फ अपने आर्मी मैन के सपने में खोई रहती थी। आर्मी मैन? पर तू भी तो आर्मी मैन था, तो तुझे छोड़कर किसके सपने देखती थी वो? करण कंफ्यूज हो गया था। उस वक्त उसे नहीं पता था कि मैं आर्मी में हूँ, और मुझे उसे ये बताने का मौका भी नहीं मिला। और वैसे भी उस टाइम मुझे कहाँ पता था कि वो आर्मी मैन के लिए दीवानी थी। राजू ने हल्की स्माइल पास करते हुए कहा। चल कोई नहीं, अभी तो वो भी तुझसे प्यार करती है ना, करण ने उसके कंधे पर धौल जमाते हुए कहा। उधर लगातार 2 दिन के सफ़र के बाद सपना घर वापस आ गई थी। पूजा अपने हॉस्टल चली गई थी। जितने उत्साह से दोनों सहेली कश्मीर के लिए निकली थी, उसका आधा भी उनके चेहरे पर वापसी के समय नहीं दिख रहा था। पहले तो सबने समझा कि सफ़र की थकान है, शायद इसलिए चेहरा डल लग रहा है। पर सपना अब कहीं खोई रहती थी। टीवी पर आर्मी और कश्मीर से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आने पर उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते थे। वो भागकर पूजा के कमरे में जाकर भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाती और राजीव की सलामती की दुआ मांगने लगती। वो हर किसी की नज़र बचाकर खुद को संभाले रखती थी, पर भाभी से नहीं छुपा पाई। भाभी ने नोटिस किया था कि सपना कश्मीर से लौटकर आने के बाद काफ़ी बदल सी गई है। हर पल कहीं खोई हुई रहती है। एक पल में दुनिया जहाँ की खुशियाँ उसके प्यारे से फेस पर आ जाती, तो कभी कभी उदास से उसका चेहरा मुरझा जाता था। राजीव से उसकी बात हर संडे को हो पाती थी, और वो भी तब जब नेटवर्क साथ थे और लाइन क्लियर रहे। कभी कभी तो वो संडे वाले दिन भी इतना बिजी रहता था कि वो लोग फिर अगले संडे का इंतज़ार करने के लिए मजबूर हो जाते थे। दिल में इतनी बातें आती हैं राजीव, पर तुम तक कैसे पहुँचे मेरी आवाज़? और वो तकिए में मुंह छुपाकर से सकने लगती, जिससे कोई और उसकी आवाज़ न सुन पाए। उस रोज़ शाम को माँ भैया के साथ मंदिर गई थी। घर पर भाभी और सपना अकेली थी, और सपना अपने कमरे में बैठी राजीव की फ़ोटो को निहार रही थी। अचानक से उसके कमरे के गेट पर नॉक हुआ। उसने झट से राजीव की फ़ोटो तकिए के नीचे रख दी। भाभी ने अंदर आते हुए कहा कि क्या बात है सपना, तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? अंदर कमरे में ऐसे क्यों लेटी हो? नहीं भाभी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो? ओफो भाभी, आप भी ना मेरी बहुत चिंता करती है ना, इसलिए। नहीं सपना, मैंने नोटिस किया है कि जब से तुम और पूजा कश्मीर से लौट कर आई हो, कुछ बदली बदली सी लग रही हो। नहीं तो पूजा का आधा दिन यहीं गुजरता था, उसने तो बिल्कुल आना ही छोड़ दिया। क्या करती रहती है सारा दिन अकेले हॉस्टल में वो? और तुम सबके साथ होकर भी सबसे अलग रहती हो। बताना क्या बात है सपना, मुझे बहुत घबराहट होने लगती है तुझे ऐसे देखकर। सपना जो अब तक सब जब्त किए बैठी थी टूट गई भाभी के सामने, और उसके गले लगकर रोने लगी। भाभी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि नहीं सपना, रो नहीं, मुझे बताओ क्या बात है जो तुम इतनी बेचैन और परेशान रहती हो। भाभी, वो जब मैं कश्मीर गई थी तो मुझे वो मिला, राजू। सपना ने अटकते हुए कहा।
क्या? राजीव? उसकी पोस्टिंग कश्मीर में है? हाँ भाभी, पर उससे मिलने से पहले तक मुझे नहीं पता था कि राजीव यहाँ है और वो आर्मी वेस्ट है। उसने तुझसे कुछ कहा है क्या? बताना, कोई बदतमीजी की है तेरे साथ? मैं खबर लूँगी उसकी। मैंने उसे समझाया था कि तुझसे दूर रहे और फिर भी वो ना, ऐसे नहीं सुधरेगा। मुझे उसकी शिकायत बुआ जी से करनी ही पड़ेगी। भाभी एक रो में बोलती चली गई। सपना को इस तरह से चुप देखकर वो फिर से बोली कि बता ना सपना, क्या बात है? भाभी, आई लव हिम एंड ही लव्स मी। पर सपना, तुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था ना? फिर क्या हुआ? अचानक से तेरी पसंद कैसे बदल गई? क्या सिर्फ इस वजह से कि वो आर्मी मैन है इसलिए तू उसे पसंद करने लगी है? भाभी, ये सच है कि मुझे आर्मी पसंद है, आर्मी मैन पसंद है, पर राजीव से प्यार आर्मी मैन होने की वजह से नहीं हुआ है। प्यार का एहसास तो वो 2 साल पहले ही करा गया था, जब वो दिन रात आगे पीछे घूमने के बाद एकदम से गायब हो गया था। उसकी एब्सेंस मुझे खलने लगी थी। उसका मुझे अटेंशन देना, स्पेशल फील कराना मुझे कहीं ना कहीं पसंद आने लगा था। पर जब तक ये समझ में आता कि ये सब मुझे क्यों अच्छा लगने लगा था, वो वापस ड्यूटी पर जा चुका था। और शायद कभी समझ में नहीं आता, और अगर उस रात वो मुझे नहीं मिलता। रात में? हाँ भाभी, उस रात हम दोनों तूफान में फंस गए थे और उसने भाभी को उस रात से लेकर स्टेशन तक आने की सारी बातें बता दी। भाभी हैरानी से सपना की बातें सुन रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लड़का प्यार और लड़की को सिर्फ खेल समझता था, वो प्यार के लिए इतना बदल जाएगा, इतना सीरियस हो जाएगा। वो उसकी कजिन सिस्टर थी तो अच्छे से जानती थी कि वो ऐसा ही था। अगर उसके दिल में कुछ आ गया तो वो फिर पूरी शिद्दत के साथ उसे निभाता था, चाहे प्यार हो या नफरत। और अगर ये मामला प्यार का है तो फिर वो सच में इस रिश्ते के लिए सीरियस है। और सपना सच कह रही है। पर सपना, तेरे भैया को मनाना बहुत कठिन है, फिर भी देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। ओ भाभी, सपना कहकर उसके गले लग गई। भाभी ने हंसते हुए कहा कि पूजा को फ़ोन करके बुला लो। वो भी लड़की अजीब है, वहाँ हॉस्टल में अकेले कमरे में पड़े रहने से क्या करण उसके पास जल्दी आ जाएगा? सपना ने कहा कि यू आर द बेस्ट भाभी इन द वर्ल्ड, लव यू सो मच। तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़ी और भाभी ने कहा कि लगता है तुम्हारे भैया और माँ आ गई हैं। आओ चलो नीचे चलते हैं। और हाँ, उन लोगों के सामने जरा हंसते मुस्कुराते हुए रहा करो, नहीं तो तुम्हारे भैया जेम्स बॉन्ड है, जानती तो हो ही। वो दोनों मुस्कुराते हुए नीचे चली गई। अगले दिन पूजा भी घर आई और उन दोनों की भाभी ने खूब खिंचाई की। पूरा दिन मस्ती में कट गया। इतने दिनों में एक दिन था जब सपना दिल से मुस्कुराई थी। इस तरह से 2 महीने कट गए। सपना और पूजा ने अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना शुरू किया। ये उनका लास्ट ईयर था तो खूब मेहनत कर रही थी दोनों सहेलियाँ। एक दिन सपना के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। पहले तो वो जान ही नहीं पाई कि क्योंकि फ़ोन साइलेंट पर था और वो अपनी टेबल पर बैठकर बुक पढ़ रही थी। फ़ोन दोबारा रिंग करने लगा। इस बार उसने फ़ोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से आती हुई आवाज़ ने सपना के प्यारे से फेस पर बड़ी सी स्माइल फैला दी। कैसी हो? तुम्हारे बिना कैसी हो सकती हूँ मैं? तुमसे मिलने का बहुत मन हो रहा है, तुम्हें देखने का बहुत मन हो रहा है। तो मिल लो ना, किसने रोका है? पर तुम तो, एक एक मिनट, क्या कहा तुमने? यही कि तुम्हें मिलना है और मुझे तुम्हें जी भर के देखना है, तो फिर बस आ जाओ ना। पर कहाँ? अपनी बालकनी में आओ। सपना भाग कर बालकनी में आकर देखती कि राजीव ने नीचे गार्डन में पेड़ के नीचे खड़ा था। सपना उसे देखकर इतनी खुश हुई कि उसके गले से आवाज़ नहीं निकली और गला भर आया। सपना, प्लीज़ यार, रो नहीं। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। इतना दूर से आया हूँ तुम्हें रोते हुए देखने के लिए नहीं। पर तुम अब यहाँ से जाओ। सपना ने फ़ोन को अपने कान और कंधे के बीच चिपका कर इधर उधर देखते हुए कहा, अगर भैया ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। पर मुझे तुमसे मिलना है, अभी इसी वक्त। कुछ भी करो, कैसे भी करो, मुझसे मिलने आ जाओ, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। नहीं प्लीज़, अभी मत आना। अच्छा रुको, मैं आ रही हूँ। इतना कहकर सपना भागती हुई नीचे आई। ड्राइंग रूम में भैया और माँ बैठे हुए
किसी आगंतुक से बात कर रही थी। सपना ने पूरी तरह से सहमित होते हुए कहा कि भैया, मैं पूजा के रूम में जा रही हूँ, कुछ नोट्स कॉपी करने हैं। ठीक है, जाओ, और आते समय उसे अपने साथ लेती आना। बहुत दिन हो गए हैं, सब साथ में खाना खाएंगे, भैया ने सपना से कहा। और सपना जी भैया कहकर सर से वहाँ से भाग निकली। सपना अपने घर से निकलकर चौराहे की तरफ बढ़ रही थी कि पीछे से राजीव ने उसके हाथ को पकड़कर एक और खींच लिया। सपना राजीव को यूं इस तरह से अपने सामने देखकर बिल्कुल सी बावरी सी हुई जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे। तभी राजीव ने सपना से कहा कि चलो मेरे साथ, और सपना बिना कोई सवाल किए उसके साथ चल पड़ी। आगे मोड़ पर राजीव ने एक बाइक को हायर किया और सपना को अपने साथ लेकर शहर के बाहर को जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। सपना को इतना सुकून मिल रहा था कि उसने सोचा राजीव से मिलकर आने के बाद तो वो केवल इतने महीनों से सांस ले रही थी। खुली हवा में सांस लेना, जिंदगी को महसूस करना तो आज उसने किया है। राजीव के मन में भी यही आ रहा था। सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा है इस समय अपने सोलमेट के साथ। इतनी खूबसूरत शाम है और लॉन्ग ड्राइव का मज़ा, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा? कुछ भी तो नहीं। कुछ देर यूं ही घूमने के बाद राजीव ने गाड़ी अपने फार्म हाउस की तरफ मोड़ दी। वहाँ अभी कोई नहीं था, सिर्फ केयर टेकर था। वो भी रात में आता था और सुबह वहीं पास ही उसका गांव था, वहाँ चला जाता था। जब भी वो कभी छुट्टियों में घर आता था तब अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए आया करता था। सपना वहाँ जाते हुए कुछ अचकचा रही थी, पर उसने राजीव से कुछ नहीं कहा। राजीव ने शायद अपने केयर टेकर को बता दिया था, इसलिए वो वहाँ आकर साफ सफाई करके चला गया था। सपना ने वहाँ चारों तरफ देखते हुए कहा कि यहाँ रहता तो कोई नहीं है, पर फिर भी साफ सफाई बहुत है। राजीव ने कहा कि उसने केयर टेकर से कहकर साफ सफाई करवा दी थी। राजीव ने सपना को सारा फार्म हाउस घुमाया। राजीव ने सपना को अपने कुछ बचपन के और फैमिली के फोटोज़ दिखाए। सपना ने देखा कि राजीव बचपन में बहुत गोलू मोलू था और अब कितना रफ एंड टफ हो गया है। राजीव बहुत देर से सपना को देख रहा था। सपना ने जब राजीव को अपनी तरफ देखते हुए पाया तो उसने आंखों को उचकाकर इशारों में पूछा कि क्या हुआ। राजीव ने हंसकर सर हिला दिया कि कुछ भी नहीं। फिर उसके पास जाकर बैठ गया और उसके हाथों से वो फ़ोटो एल्बम लेकर अलग रख दिया और उससे पूछा, मैं तुम्हें अपने साथ अपने फार्म हाउस पर ले आया और तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं तुम्हें लेकर कहाँ जा रहा हूँ, जबकि मेरा पिछला बैकग्राउंड तुम अच्छे से जानती हो। सपना ने राजीव का हाथ पकड़कर कहा कि हाँ, मुझे तुम्हारी पिछली लाइफ के बारे में सब पता है। तुमने फ्लर्ट बहुत सी लड़कियों के साथ किया था, पर फ़ायदा किसी भी लड़की का नहीं उठाया था, और तुम पर भरोसा नहीं करके तुम्हें गलत समझकर मैं गलती पहले भी कर चुकी हूँ, पर अब दोबारा नहीं करूँगी। राजीव ने सपना को गले लगा लिया और कहा कि सपना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है तुम्हारे बिना। बहुत अधूरापन सा लग महसूस हो रहा है मुझे। नहीं रह पाया तुम्हारे बिना, तुमसे दूर, और खुद को रोक नहीं पाया तुमसे मिले बिना। सपना की आंखों में आंसू आ गए। उसने भी कहा कि अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है। हर पल ऐसा लगता है कि बस सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। एक तो तुम मेरे पास नहीं हो, और उस पर सेना कश्मीर में आए दिन कोई ना कोई बवाल ही होता रहता है। मेरी तो सांसें अटकी रहती हैं। राजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि फौजी से प्यार किया है और उससे शादी करने का सोच रही हो, और इतना डर रही हो। तुम तो मेरी ताकत बननी है सपना, मेरी कमजोरी नहीं। बहुत गर्व है, मेरा प्यार देश की रक्षा में लगा हुआ है, पर इस दिल का क्या करूं जो बिना तुम्हारे नहीं मानता है। जो जिंदगी तुम्हारे बिना जी ली सो जी ली थी, पर अब तुम्हारे बिना एक पल सांस लेना भी मंजूर नहीं है मुझे। सपना चुपचाप जमीन ताक रही थी, पर उसकी आंखें छलक छलक कर अपना दर्द बता रही थी। वो सिसकते हुए बोली कि पता नहीं भैया मानेंगे भी या नहीं, पर अब मैं तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारी। इससे आगे वो कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि राजीव ने उसके मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप कर दिया। कुछ भी नहीं होगा ऐसा, समझी तुम? मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। भरोसा रखो मुझ पर। मैं मनाऊंगा भैया को, उन्हें बताऊंगा, उन्हें समझाऊंगा कि मैं पहले वाला राजीव नहीं रहा हूँ। मैंने खुद को बदल लिया है। सपना से मिलने के बाद मैं मजबूर हो गया था खुद को बदलने के लिए। उन्हें विश्वास दिलवाऊंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हमेशा पलकों पर बिठा कर रखूँगा तुम्हें। बस तुम मेरा इंतज़ार करना सपना, मैं आऊँगा तुम्हारे घर भैया से और माँ से बातें करने के लिए। इस होली पर आऊँगा मैं छुट्टी पर।
तब आऊँगा तुम्हारे हाथ मांगने। सपना ने कहा कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी राजीव, और अपनी आखिरी सांस तक करूँगी। राजीव ने आगे बढ़कर सपना को गले लगा लिया और कहा कि बस एक वादा करो कि जब मैं आऊँ तुम्हारे घर तो मुझे तुम उसी सुर्ख लाल रंग की ड्रेस में मिलना, जिस ड्रेस में मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, किचन में जब तुम दी के साथ उनकी हेल्प करवा रही थी। सपना ने हाँ में सिर हिलाते हुए जैसे ही अपने आंसू पोंछने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, राजीव ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला कि यह हक मैंने तुमसे बिना पूछे बहुत पहले ही ले लिया था। सपना राजीव के गले लगकर अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी, पर उसके आंसू उसके कहने में नहीं थे और वो राजीव की शर्ट को भिगो रहे थे। राजीव ने सपना के आंसुओं को आहिस्ते से चूम लिया और कहा कि नहीं सपना, प्लीज़ डोंट क्राई, आई कांट सी टीयर्स इन योर आइज। राजीव ने सपना की लटों को उसके कानों के पीछे करके उसके करीब जाकर कहा कि सपना, कहने को मेरे बहुत सारे रिश्ते हैं, पर मैंने सिर्फ तुमको ही अपना माना है। प्लीज़ कभी भी मेरा साथ मत छोड़ना, मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। राजीव ने सपना से कहा कि मैं कल वापस जा रहा हूँ, पर इतनी जल्दी? तुम्हें देखने का मन हो रहा था, तुम यूँ अचानक से मिली और मुझे मेरी ज़िंदगी जीने की वजह देकर चली आई। तुमको जी भर करके देखना चाहता था, तुम्हारी आवाज़ को तुमको महसूस करना चाहता था। मन तो तभी कर रहा था कि स्टेशन पर ही तुम्हें ट्रेन से उतार लूँ या मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊँ, पर उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाया था। इसलिए जैसे ही मौका मिला 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर चला आया अपनी ज़िंदगी को गले लगाने। राजीव और सपना कुछ देर तक यूं ही एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। दोनों के मन में बहुत कुछ चल रहा था, पर जुबान दोनों की ही साथ नहीं दे रही थी। राजीव ने सपना को अपनी तरफ खींचा और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। सपना ने आंखें बंद कर ली, वो भी शायद राजीव के प्यार का एहसास चाहती थी। राजीव ने हौले हौले उसकी आंखों को, उसके गालों को, उसकी ठोड़ी को बारी बारी से चूम लिया। फिर उसके होंठ सपना के कानों पर टिक गए। राजू ने धीरे से कहा कि आई लव यू सपना, और फिर कानों से सिसकते हुए उसके होंठ नीचे की तरफ गर्दन की ओर बढ़ गए। सपना का पूरा शरीर एक अजीब सी सिहरन से घिरा हुआ था। ये सब उसके लिए पहले प्यार का पहला एहसास था, जिसे वो भी भरपूर जीना चाहती थी। वो दोनों ही जानते थे कि इस मुलाकात के बाद अब पता नहीं कब दोनों की मुलाकात होगी, इसलिए दोनों ही इस पल को पूरी तरह से जीना चाह रहे थे। पर फिर भी राजीव को होश था कि उन दोनों को कितना पढ़ना चाहिए आगे और कहाँ रुकना चाहिए। राजीव और सपना बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़े यूं ही बैठे रहे। फिर अंधेरा घिरा आने पर राजीव ने सपना को पूजा के हॉस्टल छोड़ दिया। वहाँ से पूजा सपना के साथ घर आई और डिनर करने के बाद वो रात में वहीं रुक गई। सुबह राजीव की ट्रेन थी और सपना और पूजा दोनों ही राजीव को सी ऑफ करने आई थी। राजीव ने पूजा से सपना का और अपना ध्यान रखने को कहा। पूजा ने हंसते हुए हाँ में सिर हिला दिया। जब पूजा भी कुछ कहने वाले भाव में राजीव की तरफ देख रही थी तो राजीव ने कहा कि हाँ भाई, मैं भी करण का पूरा पूरा ध्यान रखूँगा। इतने में इंजन ने हॉर्न दिया और गाड़ी सरकने लगी धीमे धीमे। सपना का दिल मुंह को आ गया। वो खुद ही जानती थी कि खुद को कैसे संभाले हुए थी राजीव के सामने, खुद को बिखरने से बचाने के लिए। उधर राजीव का भी बुरा हाल था, पर वो खुद से कह रहा था कि अगर मैं ही उसके सामने परेशान होऊंगा तो सपना को कौन समझाएगा। ट्रेन की स्पीड पकड़ने से पहले राजीव ने एक बार फिर से होली की छुट्टियों में आने का और अपना इंतज़ार करने का वादा किया और धीमे धीमे सपना और पूजा की नज़रों से ओझल हो गया। राजीव अपने आंखों में आंसू लिए अपनी सीट पर पीठ टिकाए बैठ गया और उधर सपना और पूजा थके हुए कदमों से स्टेशन से बाहर निकल आई। राजू उस 1.5 दिन में अपनी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन यादें बनाकर वापस लौट आया। कहने को तो 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी उसने, पर 4 दिन तो आने जाने में ही लग गए और बचे 3 दिन में उसे अपनी माँ को भी समय देना था और सपना से भी मिलना था। कभी कभी वो अपनी बेबसी पर हंस देता था। क्या ज़िंदगी सेट की है ऊपर वाले ने उसकी। जब तक प्यार खेल था उसके लिए उसके पास टाइम ही टाइम था, और जब उसे सच में प्यार हुआ तो अपने प्यार की एक झलक पाने के लिए तरस गया था वो। यही वजह थी कि बस जैसे ही मौका मिला वो सब कुछ छोड़कर चल पड़ा अपनी ज़िंदगी से मिलने, ताकि आने वाली कठिन समय से उसकी सांसें उन खूबसूरत यादों के सहारे चल सके जो उसने सपना के साथ बनाई थी। बेस पर पहुंचने के बाद
पहले वो हेडक्वार्टर गया, वहाँ जाकर अपनी ज्वाइनिंग दी, फिर चल पड़ा अपने कैंप की तरफ, जहाँ करण उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि पूजा ने राजीव के हाथों उसके लिए कुछ खास भिजवाया है। ये बात खुद पूजा ने उसे फ़ोन करके बताई थी, पर क्या भेजा है वो सरप्राइज़ था उसके लिए, इसलिए वो ईगरली राजू का वापस कैंप में इंतज़ार कर रहा था। राजू ने करण को एक गिफ्ट पैक दिया था। करण ने सबसे पहले उस गिफ्ट को अनरैप करना शुरू किया। ये सही है तेरा बेटा, इतनी दूर से आया हूँ तेरे लिए गिफ्ट लेकर, तो गले मिलना तो छोड़, साले कम से कम हालचाल ही पूछ लेता। राजू ने करण की ओर नकली गुस्सा करते हुए कहा। तू तो चुप ही रहे साले, खुद तो पूरा के पूरा मिलकर आया है ना सपना से, और मैं तो सिर्फ पूजा के भेजे हुए गिफ्ट से काम चला रहा हूँ, और उसमें भी तू चाहता है कि मैं तेरे गले लगूँ, तुझे थैंक यू बोलूँ? तो मुझ में ये उम्मीद तू ना ही कर और चुपचाप मुझे मेरा गिफ्ट देखने दे, करण ने उससे लगभग धमकाते हुए कहा। राजीव चुपचाप से मुस्कुराते हुए बेसब्री से पूजा के भेजे हुए गिफ्ट को यहाँ वहाँ से खोलने की कोशिश करते हुए करण को देख रहा था और सोच रहा था कि सच ही तो कह रहा है, मैं सपना से मिलकर आया हूँ, फिर भी अभी भी मन कर रहा है कि बस थोड़ी देर के लिए और मैं सपना से मिल लूँ, पर ये तो जा भी नहीं पाया पूजा से मिलने के लिए। क्या करते, मजबूरी फंस रही थी, एक साथ दो दो ऑफिसर्स को छुट्टी नहीं मिल सकती थी, तो करण ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी जगह राजू को भेज दिया, पर इस वादे के साथ कि वो पूजा से मिलकर आएगा और उसकी खैर खबर भी लेकर आएगा। आखिर गिफ्ट पैक खुल ही गया। करण की आंखों में आंसू भर आए। वो एक अनाथ था, उसका बचपन दिल्ली के अनाथालय में बीता था। पढ़ने में होशियार था, इसलिए अच्छे नंबरों से हर क्लास में टॉप करता था, और फिर उसने एनडीए ज्वाइन करने की सोची और किस्मत देखो, उस साल करण ने एनडीए के एंट्रेंस में टॉप किया और राजू दूसरे नंबर पर रहा। बस वहीं से दोनों की जय वीरू वाली दोस्ती हो गई। करण के लिए पूजा ने अपने हाथों से एक स्वेटर बुनकर भेजा था। वो स्वेटर बहुत ही खास बन गया था करण के लिए, क्योंकि उस स्वेटर में ऊन की गर्माहट के साथ पूजा की फीलिंग्स भी थी। इससे पहले करण को किसी ने इतना स्पेशल फील नहीं कराया था। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। कितना गलत कहते हैं ना कि लोग कि लड़के रोते नहीं हैं। क्यों? क्या उन्हें दर्द नहीं होता है? क्या उनमें भावनाएं नहीं होती हैं? क्या किसी अपने खास को याद करके उनका दिल नहीं तड़पता है? सब होता है साहब, बस लड़के थोड़े से सख्त जान होते हैं, इसलिए सबके सामने अपनी फीलिंग्स को नहीं बनाते हैं, बस दिल में ही जब्त किए रहते हैं, और जब कभी दर्द या खुशी हाथ से बाहर हो जाता है तब आंसू निकल ही आते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो आंसू लड़के की आंख से बहे या लड़की की आंखों से। यही हाल इस वक्त करण का था। उसे दुख हुआ कि वो अनाथ था। उसे कभी इस तरह से कोई अपना बनाने वाला, अपना मानने वाला था ही नहीं, और खुशी इस बात की थी कि पूजा ने उसे इस स्वेटर के जरिए अपनेपन का एहसास दिलाया। ये स्वेटर खुद ही बता रहा था कि इसे बनाते समय पूजा किन किन भावनाओं के ज्वार से गुजरी होगी, कितनी प्यार से, कितने मन से उसने इसे तैयार किया है। राजीव ने आगे बढ़कर करण को गले लगा लिया और कहा, बस कर साले, थोड़े से आंसू अपनी विदाई के लिए भी बचा कर रख। करण ने कहा कि हाँ ठीक है। राजीव बेसाख्ता हंसने लगा। फिर करण को एहसास हुआ कि राजीव ने उसे क्या कहा है और उसने उसकी बात का क्या जवाब दिया है, और वो उसके पीछे दौड़ा कि रुक साले, तुझे तो मैं बताता हूँ। राजू ने कहा कि बताना। रोका किसने है, पर बताने के लिए पहले पकड़ के तो दिखा। और फिर दोनों दोस्तों में पकड़म पकड़ाई शुरू हो गई। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कूद ही रहे थे कि एक लेफ्टिनेंट उन दोनों के पास एक चिट्ठी लेकर आया और बोला है इट्स अर्जेंट। इतना कहकर वो जिधर से आया था उधर ही चला गया। दोनों अब गिरते पड़ते एक जगह पर बैठे और एक दूसरे की आंखों में झांक कर जैसे पूछना चाह रहे थे कि चिट्ठी खोलें या नहीं। उधर दोनों सहेलियां राजीव को छोड़कर पूजा के हॉस्टल चली गईं। सपना का मन वैसे भी घर में नहीं लग रहा था। उसने घर पर फ़ोन करके बता दिया था कि वो पूजा के साथ उसके रूम पर है पढ़ाई के लिए। सपना को सोच में डूबा देखकर पूजा ने पूछा कि अब क्या हुआ, अब क्यों उदास बैठी है? सपना ने कहा कि यार, कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी। कभी नहीं सोचा था कि मुझे राजू से प्यार होगा, और वो भी ऐसा कि उसके बिना एक पल चैन से जीना मुहाल हो जाएगा। जाने मन, प्यार ना ऐसे ही होता है, वो बता के थोड़े ही ना होता है।
अब मुझे ही देख ले, कहाँ तो मैं गई थी तेरे साथ तेरे आर्मी मैन की खोज में, और मुझे वहाँ करण मिल गया। और अब जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल मांग, तोरा इंतज़ार है वाला हाल हो गया है मेरा। पूजा ने उसे कोहनी मारते हुए कहा कि वैसे अब बता भी दे कि सैया जिसे छुपकी हुई, क्या तेरी बात बता दे बलिया। सपना ने शर्माते हुए अपने दुपट्टे को उंगली में लपेटते हुए कहा कि कुछ भी नहीं, बस वो। ओए होए, मेरी लाडो तो शर्मा गई। चल अच्छा है, राजीव होली पर घर आएगा तो फिर नो मोर छुप छुप के मिलना, बस चट मंगनी पट ब्याह। सपना ने कहा कि पता नहीं, पर उसे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं भैया का क्या रिएक्शन होगा। अभी होली में 2 महीने हैं, और तब तक मैं कैसे काटूंगी ये समय। आसपास जब भी कहीं किसी की शादी होती है तो घर में सबको मेरी शादी की चिंता होने लगती है, और फिर शुरू हो जाता है बेसिर पैर के रिश्ते बताने का सिलसिला। पूजा ने कहा कि सब्र रख यार, और भगवान पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेंगे। करण ने वो चिट्ठी खोली और एक सांस में वो पूरी पढ़ डाली। उसके माथे पे चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही थी। उसने वो चिट्ठी चुपचाप राजीव की ओर बढ़ा दी। राजीव ने उसे पढ़कर अपनी जेब के हवाले कर दिया। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही बैठे रहे, फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए उठकर वहाँ से अपने कमांडर के कैंप की तरफ चल दिए। उनके कमांडर मेजर विक्रम सोलंकी थे, जो कि उस समय किसी खास एक्शन प्लान पर अपनी ग्रुप मीटिंग कर रहे थे। मेजर सोलंकी ने उन दोनों को अंदर बुलाया और अपनी मीटिंग में उपस्थित सभी ऑफिसर से मिलवाया। उन दोनों को कुछ देर चुपचाप इंतजार करने का बोलकर वो अपने साथियों को कोई मैप समझाने लगे। करीब पौने घंटे के बाद मेजर सोलंकी फ्री हुए, और उन्होंने उन दोनों को एक फाइल पकड़ाते हुए कहा कि ऑफिसर्स, जिसका डर था वही हुआ है। अब समय आ गया है कि आप लोग अपने उस काम को अंजाम दें जिसके लिए हम सब यहाँ पिछले 1 महीने से डेरा डाले हुए हैं। आगे की कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए सुनिए अगला भाग। अगर आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। अगर कहानी आपको दिल से पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि वो भी इस कहानी का मज़ा ले सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियाँ होंगी और भी रोमांचक, दिल छू लेने वाली और यादगार। आपका एक छोटा सा कमेंट और प्यार हमें अगला एपिसोड लाने की हिम्मत देता है। थैंक यू।